स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और 70th बीपीएससी के जो प्रीलिम्स के लेटेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसके सेट 11 के इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को हम लोग यहां से आज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न जो है वो संबंधित है एस्क्रो अकाउंट से। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट एक थर्ड पार्टी अकाउंट होती है जिसमें कि कुछ टेम्पररी समय के लिए आप अपनी धनराशि को रखते हो। जैसे फॉरेन ट्रेड वगैरह होता है, उस समय एक एस्क्रो अकाउंट होता है जिसमें कि जब तक आप तक डिलीवरी पहुंच ना जाए तब तक के लिए आप अपनी धनराशि को सुरक्षित रखने के लिए आप एस्क्रो अकाउंट खुलवाते हो। तो देखते हैं यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट के बारे में कहाँ पे सही बात लिखी हुई है। ये बात लिखी हुई है ऑप्शन सी में, यानी कि ऐसा अकाउंट जो बैंक के पास थर्ड पार्टी ऑपरेट करवाती है जब दो अलग पार्टियां आपस में डील कर रही हो तब के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहां पे पूछा जा रहा है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में हम लोग जानते हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि नेशनल इनकम और जीडीपी के बीच में कैसा संबंध होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है जीएनपी, और उस जीएनपी में से जब हम लोग डिप्रिशिएशन को घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है नेशनल इनकम। जब इस नेशनल इनकम में हम लोग सब्सिडीज को घटाते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है मार्केट प्राइस। और जब हम लोग इसमें हम लोग अगर देखेंगे कि अगर सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो अगर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडीज ज़्यादा हुई तो कहीं ना कहीं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है वो जीडीपी से ज़्यादा हो सकती है। और अमूमन हम लोग देखते क्या है कि सब्सिडीज की मात्रा कम और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एनएनपी जो होता है वो जीडीपी से, या फिर कह सकते हो नेशनल इनकम जो होता है वो जीडीपी से ज़्यादा और कम भी हो सकती है। तो एनएनपी जो है एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो ये ऑप्शन हमको मिल रहा है ऑप्शन डी में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे पूछा गया हेज फंड क्या होता है। तो हेज फंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बहुत अमीर लोगों के लिए चलाया जाने वाला एक तरीके कह सकते हैं म्यूचुअल फंड है। भारत में जो नियम है वहां पे होता है क्या है कि 500 से 1000 लोग ही इसके सदस्य हो सकते हैं, और जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है प्रति सदस्य वो 1 करोड़ रुपया होता है। तो जाहिर सी बात है हमारे और आपके जैसे जो खुदरा निवेशक हैं उनको इनवाइट नहीं किया जाता है हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। जनरली बहुत जो उच्च आय वाले लोग होते हैं वही इसके सदस्य बनते हैं। सिंस ये भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही है तो ये कभी भी एक तरीके से कह सकते हो कि पूर्ण सुरक्षा जो है वो नुकसान से नहीं दे सकती है, नुकसान की संभावना इसे ही बनी रहती है। इत्यादि जानकारियों के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला कह रहा है हेज फंड्स आर ओपन टू ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। सारे तरह के इन्वेस्टर के लिए ये नहीं होता है, जैसा कि हमने बताया कि ये जो उच्च आय वर्ग वाले थे उन्हीं तक ये सीमित रखी जाती है। दूसरा कहता है हेज फंड्स आर इम्यून टू रिस्क ऑफ मार्केट एंड ऑलवेज प्रोड्यूस पॉजिटिव रिटर्न। क्या ये हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देता है? तो ये बात गड़बड़ है, यानी कि ये कथन भी गलत है। अगला कहता है हेज फंड्स आर नॉट सोल्ड टू द पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर। तो साधारण लोगों पे या खुदरा जो इन्वेस्टर होते हैं इनको इसमें निवेश नहीं किया करने दिया जाता है, यानी ये कथन सही है। तो सिर्फ तीसरा कथन सही है। सिर्फ तीसरा कथन कहां हमको सही मिल रहा है? ऑप्शन डी में। चलिए यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नेगोशिएशंस के बारे में, जो कि एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से संबंधित है, उसके बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है जो एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडीज आती है वो इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती और इसको रिडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एम्बर बॉक्स में जो भी सब्सिडीज मिलती है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है। अगला कह रहा है कि सब्सिडीज फॉलिंग अंडर ग्रीन बॉक्सेस डिस्टॉर्ट द ट्रेड, जबकि ग्रीन बॉक्स में वो ट्रेड रखे जाते हैं जो सब्सिडीज रखी जाती है जो इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती, यानी ये कथन भी गलत है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट दोनों ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहां पे पूछा जा रहा है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि क्रॉस सेलिंग जब आप अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हो उसको एक कंप्लीटली डिफरेंट अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेच देते हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेलिंग।
तो क्रॉस सेलिंग का यहाँ पे उदाहरण कौन सा होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो कहता है इश्यूइंग डेबिट कार्ड टू सेविंग अकाउंट होल्डर। तो डेबिट कार्ड जो है वो कोई सेपरेट प्रोडक्ट नहीं है, वो सेविंग अकाउंट का हिस्सा है, इसलिए ये तो क्रॉस सेलिंग का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगला कहता है सेल्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू ए डिपॉजिटर। ये बिल्कुल होगा, क्योंकि इंश्योरेंस क्या है, कंप्लीटली एक डिफरेंट प्रोडक्ट है एक सेविंग अकाउंट की तुलना में देखा जाए तो। सेविंग अकाउंट होल्डर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है, आप उसको इंश्योरेंस बेच के आप क्या कर रहे हो, क्रॉस सेलिंग कर रहे हो। अगला है इश्यूएंस ऑफ कैश अगेंस्ट चेक प्रेजेंटेड बाय थर्ड पार्टी। तो चेक से विड्रॉवल भी क्या होता है, सेविंग या करंट अकाउंट का एक कोर हिस्सा होता है, यानी तीसरा वाला भी नहीं होगा, तो सिर्फ दो ही होगा आंसर, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपेरेटिव प्लानिंग, इंपेरेटिव प्लानिंग यानी आदेशात्मक प्लानिंग कहा जाता है इसको। आदेशात्मक योजना में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर एक प्लानिंग एजेंसी होती है, वो आपको बताती है आपको क्या करना है और कितना करना है। हमारे 8वें पंचवर्षीय योजना से पहले के जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी वो इंपेरेटिव नेचर की होती थी। चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या कथन दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि दिस प्लानिंग प्रोसेस इज फॉलोड बाय सोशलिस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात कही गई है कि इवन की इंपेरेटिव प्लानिंग को सोशलिस्ट प्लानिंग भी कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग डिसीजंस आर मेड थ्रू अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इंस्टेड ऑफ अ मार्केट सिस्टम। बिल्कुल सही, अभी आपको मैंने बताया कि एक प्लानिंग एजेंसी होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्धारण किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है द प्रोसेस अज्यूम्स दैट स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हैव इक्विटेबल कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यानी आर्थिक जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यानी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का बराबर हिस्सेदारी होता है, जबकि सोशलिस्ट सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी नहीं होती, यानी कि ये कथन गलत है। तो कौन से कथन सही है, 1 और 2 सही है। 1 और 2 कहां मिल रहा है, ऑप्शन ए में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए यहां पे फेमिनाइजेशन यानी कि महिलाओं का जो बढ़ता योगदान है कृषि के क्षेत्र में वो क्यों है, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो बोल रहा है कि इसका पहला कारण हो सकता है माइग्रेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण के कारण जो विस्थापन हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण। जाहिर सी बात है कि शहर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं अधिक आय की खोज में, और जो घर की महिलाएं हैं वो कृषि बाड़ी के ओर रुझान रखने लग रही हैं, तो ये बहुत सही बात है। दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब खरीफ की खेती होती है तो वहाँ बरसात पे हम लोग की कृषि डिपेंडेंट होती है। जो रबी की खेती होती है वहाँ पे बहुत सारे जगह पे इरिगेशन की सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से वहाँ के जो कृषक होते हैं वो शहरी क्षेत्र में मजदूरी करने चले आते हैं। तो उस समय अगर खेती बाड़ी का जो भी रखरखाव का काम होता है वो घर की महिलाओं पर छूट जाता है, यानी ये भी एक कारण हो सकता है। अगला कह रहा है मोर वुमेन एज एग्रीकल्चरल लेबर ड्यू टू लैक ऑफ लैंड ओनरशिप इन वुमेन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं भारत क्या है, एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे महिलाओं का जो पारिवारिक जो संपत्ति होती है उसके अधिकार उनके कम होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी जब खेती में नहीं मिलती तो वो खेत में मजदूर के रूप में काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, बनस्पत किसी और को अपने खेत पे काम करवाए। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, तीनों ही हैं। तो तीनों कहाँ है, ऑप्शन डी में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं, उनके बारे में हम लोग को देखना है। पहला कह रहा है कि सिंस लास्ट 1 decade द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ जीडीपी सेक्टर टू जीडीपी हैज रिमेन स्टैग्नेंट एट 1/4 ऑफ जीडीपी। यानी कि जीडीपी में जो मैन्युफैक्चर यानी द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है पिछले दशक में 25% पर स्थिर रहा है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अगर इतिहास उठा के देखें तो 17-18% के आसपास का योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है। यहाँ पे 25% की बात कही गई है, यानी ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ओनली अ स्मॉल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इज इन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बहुत कम है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ये कथन सही है। अगला कहता है एम्प्लॉयमेंट इज हेवीली कंसंट्रेटेड इन स्मॉल फर्म्स। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आज के देश क्षेत्र स्थिति में एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस भारत का एक बहुत सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर बन गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा कहाँ सही मिल रहा है हमको, बी में।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर। वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर, आप लोग शार्क टैंक देखते होंगे, तो जो लोग बैठे हुए हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर है। एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? वो बड़े उद्योगपति या बड़े पैसे वाले लोग होते हैं जो छोटे या उभरते उद्योगों में, जहां पे कि उनको लगता है कि आगे वृद्धि की स्थिति है, तो वहां पे पैसा निवेश करते हैं ताकि उसके बदले में उनको कोई हिस्सेदारी वहां पे मिल जाए। तो ऐसी जो ऑप्शन है हमको ऑप्शन बी में मिल रहा है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए यहां पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 में स्थापित की गई थी सरकार के द्वारा पावर सेक्टर को फिनांस करने के लिए। तो क्या ये बैंक है? नहीं है। क्या ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है? बिल्कुल है। क्या ये नवरत्न कंपनी है? तो बिल्कुल है। क्या ये इसके मैक्सिमम शेयर्स प्राइवेट सेक्टर द्वारा होल्ड किए जाते? नहीं, ये सरकारी इंटरप्राइज है, यानी पहला और दूसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। स्काई वेव 360 क्या है? 2017 में इसकी शुरुआत की गई है। एयरलाइन सेक्टर में जो कह सकते हो कि रेवेन्यू की लीकेज हो जाती है, उसको रोकने के लिए एक बिलिंग सिस्टम है। तो ये किससे संबंधित है? एयरलाइन इंडस्ट्री से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में आपने सुना होगा। 2019 में आरबीआई ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें उलटफेर करके मार्केट में लिक्विडिटी लाने की कोशिश की थी। यह है ऑपरेशन ट्विस्ट। तो यहां पे जो पहला ऑप्शन मिल रहा है कि बूस्ट इकोनॉमी बाय इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी, यानी बाजार में तरलता बढ़ा के जो वृद्धि दर है उसको प्रमोट करने की कोशिश है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बैंकों के मर्जर में ये योगदान देता है, जो कि इसका कोई संबंध ही नहीं है, यानी कि पहला कथन सही है, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पार्टिसिपेटरी नोट्स, या इसको हम लोग पी नोट्स भी कहते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है? जब कुछ एफआईआई डायरेक्टली हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स खरीदते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स उनको दिया जाता है, जिसके अधीन क्या होता है? बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स में कौन इन्वेस्ट करते हैं? एफआईआई, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन 2 में मिल रहा है। ऑप्शन 2 कहाँ लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडिया। कैपिटल अकाउंट यानी पूंजीगत खाते का कौन सा हिस्सा होता है? तो बोला रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम एनआरआईज लिविंग सऊदी अरेबिया, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये करंट अकाउंट का हिस्सा होता है। लोन गिवन टू म्यांमार, ये होगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट में लोन्स जो देते हैं और लेते हैं उसका हिस्सा होता है। तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज अर्न बाय फ्रॉम ऑफ ट्रेड ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल के ट्रेड से आया हुआ पैसा भी करंट अकाउंट का हिस्सा होता है, कैपिटल का नहीं होता है, यानी दूसरा सही है, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन रिड्यूस इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनसांख्यिकी जो लाभांश है वो हमको लेने से रोकता क्या क्या है? तो पहला है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी बच्चों की बढ़ी हुई मृत्यु दर। तो जाहिर सी बात है, बढ़ी हुई बच्चियों की मृत्यु दर होगी तो हमारे पास जो युवाओं की संख्या होगी वो कम होगी, यानी कि ये होगा। दूसरा राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो यानी कि काम करने वाले वर्ग के ऊपर जो आश्रित भार है वो कितना ज्यादा जनसंख्या की है, वो ज्यादा होना भी एक तरीके से नुकसानदायक है, ये भी सही होगा। लो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो। लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? जब हम 15 से लेकर 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की उस जनसंख्या को कंपेयर करते हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं या नौकरी तलाश रहे हैं। तो अगर लो होगा इसका मतलब क्या है कि इस उम्र के ज्यादातर लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सही होगा, यानी 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन डी में मिल रहा है।